नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी। भावुक अंदाज में बोले, कहा गया पंजाब की ओर मुंह नहीं करोगे, इसलिए छोड़ी राज्यसभा, लेकिन आप ज्वाइन करने का सवाल दिया टाल। और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी गिरफ्तार। पाबंदियों का उल्लंघन कर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने लिया हिरासत में। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले जो है, सबसे पहले आज के मुद्दे के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला मुद्दा है नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार जो है राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली। कहा यह गया कि मुझे पंजाब से बाहर रखने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, मुझे उसका जवाब नहीं दिया गया। उनका एक बार नहीं, कई बार, तीन बार हो गया। इस वजह से उनकी नाराजगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर वो कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। आइए, क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़? कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन? कैसे छोड़ दे उन लोगों को जिन्होंने 4 बार 10 साल में इलेक्शन जिताया? पहली बार आदमी जीतता है एक सेलिब्रिटी बनके, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण जीतता है और चौथी बार उसका आचरण, व्यवहार और किरदार जीतता है। 4 इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है, सिद्धू पंजाब से दूर रहो। किसकी इच्छा से, किस वजह से? कोई गुनाहगार है? क्यों? अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है, ये उसका हक है। और सिद्धू छोड़ के चला जाए पंजाब और दूर रहे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ये नफे नुकसान की बात नहीं है दोस्त। ये पहली बार हुआ हो तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी, कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी, और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। ना जड़ मैंने तब छोड़ी, ना नफा नुकसान मैंने तब छोड़ा। कभी देखा नफा नुकसान की बात करते हुए तब नवजोत सिंह सिद्धू को? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं। कोई पद की इच्छा नहीं, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने 4 बार 21 पुश्तों में सबसे बड़ा सम्मान दिया, अमृतसर का एमपी बनाया और मेरी वाइफ को सीपीएस का पद दिलाया। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा। अरे कसूर तो बताओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। सुन, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। कहां जाएंगे? जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। अरे रुक जाओ, जो कहना था मिस्टर सिद्धू, इज इट ट्रू दैट यू वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर? वो कह दिया। अरे भैया, इज इट ट्रू दैट यू वांट टू बिकम चीफ? अरे भैया, पहले एक बात सुनो। नवजोत सिंह सिद्धू always wanted to serve Punjab and Amritsar. That's all. That's not the issue. Do you want to become the chief minister? The basic thing is what I have told you is a fact, and that's about it.
चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इसमें चर्चा करने के लिए शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ राजनेता हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्पेंद्र कुलशेष जी वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कैसे देखेंगे, अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे पहली टिप्पणी, ये जो कुछ भी अब नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, कितना असर इसका पंजाब में देख रहे हैं आप कि होगा? सिद्धू कोई फैक्टर होंगे, नहीं होंगे? आम आदमी पार्टी को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं सिद्धू को लेकर, लेकिन अभी तक उन्होंने आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐलान नहीं किया। कैसे देख रहे हैं जो कुछ घटनाक्रम घटा, और जो लोकसभा का जिक्र वो कर रहे हैं कि लोकसभा में उनके साथ अनदेखी की गई, 3 बार 4 बार अवॉइड किया गया? देखिए, जो कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, जो कुछ कयास लगाए जा रहे थे, उन्हीं में से कुछ बात आज उन्होंने बताई है जी। ये बात देश के सामने स्पष्ट है कि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल से अब नवजीत सिंह सिद्धू की बनती नहीं है। तो उस समय जब लोकसभा चुनाव था तो उन लोगों ने जानबूझ करके अरुण जेटली को वहां से लड़ाया, इनको अलग ऑफर दिया गया था। तो ये सब जानी हुई बात उन्होंने बताई है, केवल उसको स्पष्ट किया है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू चूंकि एक टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बाकी माध्यम से इस देश की एक सेलिब्रिटी हैं और उनकी लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता उनकी पंजाब में भी है। तो जाहिर है अगर वो किसी पार्टी के विरुद्ध जाते हैं तो उस लोकप्रियता की क्षति उस पार्टी को, उस गठजोड़ को होगा। किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो उस लोकप्रियता का लाभ उस पार्टी को मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि सवाल है कि अगर ये स्थिति लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, ये पहले की स्थिति है जी। उनको पंजाब की राजनीति, वो बोल रहे हैं कि हमको कहा गया पंजाब की ओर मुंह मत करना, दरअसल पंजाब की राजनीति में उनको दूर रखने की बात कही गई है। हालांकि सच यह है कि कुछ महीने पहले जो पंजाब की कोर कमेटी बनी थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी का गठन किया, जो चुनाव की रणनीति बनाएगी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम है। तो सवाल है कि वो राज्यसभा उन्होंने अप्रैल में लिया क्यों, अगर यही करना था। तो मेरा अपना मानना यह है कि राज्यसभा उन्होंने शायद इसी सोच के तहत लिया था कि राज्यसभा मिल जाने के बाद मुझे किसी भी पार्टी से मोल भाव करने में आसानी होगी अपने मन से, कि मैं अब एक प्रकार से राज्यसभा में हूं, अगर मैं आपके साथ या आपकी पार्टी में आता हूं तो आप मुझे किस स्तर पर रखेंगे। तो यह संभव है कि कुछ बातें बन जाने के साथ जो आम आदमी पार्टी से शायद उन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन अब त्याग पत्र देने के बाद लग रहा है कि जो बात बननी चाहिए कहीं न कहीं उसमें कुछ थोड़ी बाधा आई है कि स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया था उस दिन अरविंद केजरीवाल ने शाबाशी दी थी, उस दिन संजय सिंह का स्टेटमेंट था कि समय पर घोषणा की जाएगी, उस दिन दिलीप पांडे का स्टेटमेंट था कि आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करेगी। ये सब बातें क्लियर थी और उनकी पत्नी ने भी कहा था कि राज्यसभा के त्याग पत्र देने का मतलब साफ है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दिया है। तो पूरा वो जो नवजोत सिंह सिद्धू का है कि वो पंजाब की क्षेत्रीय राजनीति इस समय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक नेतृत्वकारी भूमिका मिले। भारतीय जनता पार्टी संभवतः उसको देने को तैयार नहीं थी। उनकी इच्छा थी, और केवल उनकी इच्छा नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के कार्यकर्ताओं में भी बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि इस समय अकाली दल से गठबंधन तोड़ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करे। ये अकेले नवजोत सिंह सिद्धू की आवाज नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अलग होना नहीं चाहती है। तो जाहिर है जब नहीं होना चाहती है तो लीडर तो फिर प्रकाश सिंह बादल होंगे, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल होंगे, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जगह कहां है? चलिए पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, 4 बार का चुनाव हुआ, 4 बार लोकसभा के लिए वो चुने गए, एक बार उन्हें हटाया गया, एक बड़े नेता को हार का सामना अमृतसर से करना पड़ा जो वित्त मंत्री हैं। तो सवाल ये कि जो भी हैं वो एक नेतृत्व क्षमता उनकी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन लोकप्रिय हैं, तो क्यों बीजेपी लगातार इतने पॉपुलर व्यक्ति को क्यों अवॉइड कर रही थी? कैसे देख रहे हैं आप, जज करें, और इसका किसका कितना नुकसान आपको लगता है कि पंजाब में होगा? देखिए, जो पंजाब में अगर बीजेपी के नुकसान और नफे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां 117 सीटों में से मात्र 20-22 सीटें उसको मिलती हैं, उस पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां बड़ी पार्टी अकाली रही है। लेकिन ये जो सिद्धू का इस्तीफा है, ये भारतीय
जनता पार्टी जो सरकार में है और जो पार्टी है, इसके अंदर के धड़ों का झगड़ा है। अरुण जेटली, मजीठिया और जिस तरीके से सुखबीर बादल, ये तीनों लोगों की तिगड़ी है। और अकाली दल ये कभी नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सिख लीडरशिप उभर के सामने आए, और नवजोत सिंह सिद्धू ने उस कमी को पूरा किया था। लिहाजा अरुण जेटली, जिनके चलते आप देखें कि कीर्ति आजाद को ठिकाने लगा दिया गया, जिनके चलते मीडिया के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी को ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है, और सुखबीर बादल और मजीठिया जो दोनों आपस में साले बहनोई हैं, उसके बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतसर में कहा कि ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं, और तमाम वो गाड़ी नंबर तमाम सारी बातें कही, और वो अकालियों पर लगातार हमला करते रहे। लेकिन पंजाब की राजनीति में अरुण जेटली का वैसे ही दखल है जैसे दिल्ली की राजनीति में है। दिल्ली में उन्होंने हर्षवर्धन जैसे ईमानदार नेता को ठिकाने लगाकर किरण बेदी को रातों रात लाए और दिल्ली का भट्टा बैठा दिया, और वो किरण बेदी अब अंदरूनी राजनीति के चलते आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दी गई। बीजेपी में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला इनको जिसको बनाया जाता। किरण बेदी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये देखें कि इतनी आंधी चलने के बाद मोदी के, अरुण जेटली 1.5 लाख वोटों से अमृतसर से हारे हैं। उस जमाने ऐसे ऐसे लोग जीते जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती थी। तो आज भी जो सिद्धू को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपीज करने की कोशिश की वो किया, लेकिन बादल और सुखबीर बादल और वहां से जो पूरी अकाली लीडरशिप है उसके दबाव में अरुण जेटली एंड कंपनी ने ये पाठ पढ़ाया कि पंजाब से दूर रखिए इन्हें। तो पंजाब से अगर नवजोत सिंह सिद्धू जो है दूर रहेंगे तो क्या वो बिहार की और सिक्किम की राजनीति के लिए तो नहीं लाए गए थे। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ लोग मोदी विरोधी हैं, जो कुछ लोग सत्ता की लड़ाई के अंदर दिल्ली की जो लुटियन जोन की एक जो पावर ब्रोकर की दुनिया है, उसके तहत सिद्धू को हिल्ले लगाया गया है। उसी के चलते आप पार्टी में जिनको जाना था वहां भी उन्होंने अपने इंफ्लुएंस का इस्तेमाल किया, और आज वो आप पार्टी में भी नहीं है और बीजेपी में भी नहीं है। लिहाजा सिद्धू का वो हश्र इन सब लोगों ने मिलकर किया जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अरुण जेटली आगे आने वाले दिनों में, राजनाथ आगे आने वाले दिनों में उसी तरह डुबाने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनकी पोजीशन इस सरकार में मजबूत रहे और मोदी लगातार उनके ऊपर डिपेंड रहे। मुझे ये अदर बीजेपी की सरकार के अंदर जो लोग धड़े हैं उसकी लड़ाई लगती है। ठीक, शकील साहब आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के अंदर की लड़ाई से मान रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ करके नवजोत सिंह सिद्धू को किनारे करना चाहते हैं, और इसका असर किस तरीके से पंजाब के चुनाव में देखने को मिल सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सिद्धू ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी से ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी के खिलाफ, उनके गठबंधन के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा कांग्रेस शायद ना उठा पाए। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अवधेश जी ने अभी बड़ी विस्तार से चर्चा कर दी, बात सब वही है। अब अंदर की बात और कोई अब आजकल राजनीति में अंदर रहती नहीं है, सब बाहर ही रहती है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो एक सेलिब्रिटी कम पॉलिटिशियन है, वो क्रिकेटर थे तो उस वक्त भी सेलिब्रिटी थे, उसके बाद पॉलिटिक्स के साथ ही उन्होंने टीवी शोज में अपना एक लोहा कॉमेडी में अपना लोहा मनवाया और लगातार वो शोज चलते हैं, तो उनकी से भी। और आजकल जो इंडिया की पब्लिक है, जो यंग लोग हैं, वो वर्शिप करते हैं सेलिब्रिटीज का। अगर अब सीरियसली पॉलिटिशियंस को कम देखते हैं, और कई अभी के दिनों में जो लोग आए हैं वो भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो जिस तरह से पब्लिक का या नए यंग लोगों का अट्रैक्शन होता है। तो सिद्धू अगर बीजेपी छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी का तो नुकसान हुआ ही हुआ है। अब नेचुरल है कि सिद्धू कोई कांग्रेस में जाने वाले तो थे नहीं, या कांग्रेस के आदमी तो थे नहीं कि कांग्रेस को नुकसान है। कांग्रेस जहां थी वहां है। अब सिद्धू जहां जाते हैं निश्चित रूप से वहां वो पहुंचाएंगे फायदा, उस पार्टी को पंजाब में फायदा जरूर पहुंचेगा, हमारा लगता है। तो अब ये जो मेरा सवाल जो दूसरा पहलू था कि अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस के लिए आप इसे मान रहे हैं कि नुकसान होगा, जो एक संभावना बीजेपी या एनडीए वर्सेस जो कांग्रेस, वो बीजेपी अगर कांग्रेस में होते और छोड़ दिए होते तो कांग्रेस को नुकसान होता। अब सवाल पैदा होता है, उन्होंने छोड़ा बीजेपी को तो सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। अब ज्वाइन कहाँ करेंगे ये अभी तय नहीं है। फर्ज क्या आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसको उस पार्टी को फायदा होगा,
निश्चित रूप से फायदा होगा। उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पे? अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जो एक बात नहीं कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बात जो नहीं कही है कि वो कहाँ जाएंगे। इससे पता चल रहा है कि किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश वहाँ पंजाब में चल रही है, किस राजनीति के चक्रव्यूह में खुद फंसे हुए हैं वो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ चुके हैं, छोड़े तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता देने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में रहने का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी में उनको नेता के रूप में स्वीकृति नहीं मिल रही है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि इसमें तो दो मत हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इसमें भी दो मत नहीं है कि वो एमपी के रूप में बहुत पॉपुलर एमपी नहीं थे, उनके खिलाफ लोग पोस्टरबाजी करते थे, पोस्टर निकालते थे, गुम हो गया। 4 बार एमपी बनना, 4 बार एमपी बन गए हैं, लेकिन वो उसके कारण नहीं बने हैं। एक होता नहीं कि ग्रास रूट लीडर नहीं रहे, वो रहे हैं तो हवाई नेता है, लेकिन हवाई नेताओं की भी हमारे देश में चल पड़ी है। क्योंकि जो ग्रास रूट लीडर हैं वो भी लोगों को निराश करते रहे हैं। ग्रास रूट लीडर भी अक्सर हाँ चुनाव में हार जाते हैं, बहुत क्षेत्र में काम तो ये जो जीते तो हमें जेटली हार गए, ग्रास रूट लीडर थे, हमें लग रहा है ना कि ये भारतीय नजर में होंगे। हमको लगता है कि अरुण जेटली ने और भारतीय जनता पार्टी ने इन पर बहुत बड़ा कल्याण किया, इनको वहां से टिकट नहीं दिया। हमको लगता है अगर इस बार वो चुनाव लड़ते तो ये भी वहां से हार सकते थे, क्योंकि ये इनकी लोकप्रियता बहुत कम थी। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पंजाब के, वो इस बात को जानते हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। दूसरी समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि एक परिवार के 2 व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, एक परिवार के 2 व्यक्ति को हम सरकारी या पार्टी के पद पर नहीं रखेंगे। इनकी पत्नी भी विधायक हैं, तो वो है कि भाई या तो आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी या आप चुनाव लड़ेंगे, दोनों को एक साथ हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे। अगर आपकी पत्नी विधानसभा की चुनाव लड़ रही है तो आपको हम मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रोजेक्शन नहीं देंगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो अपना संविधान है वो इनकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। और दूसरा, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो पहले से नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति है जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हवा में है, मीडिया में है, स्क्रीन पर है, आप कहिए कि वेब दुनिया में भी है, लेकिन जो पॉलिटिक्स का जो रफ टफ जो इलाका है उस जगह से व्यक्ति हमेशा गायब रहा है। लंबी चौड़ी बातें करना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, भाषण देने की कला है, जिसे भी आप देख रहे थे कि कहा गया है कि धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। पता नहीं एक किस ग्रंथ में कहा गया है, किस महात्मा पुरुष ने उनको कह दिया, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, वो राष्ट्र धर्म से तो सेब है। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद है जो शैतान का घर है, किसी का कहना है कि द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रेल, ये जो नेशनलिज्म है सो तो राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है। भाई हम जानते हैं कि परोपकार परमो धर्म है, तुलसीदास ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये तो ये शब्दों का खिलाड़ी है, लोगों को चमत्कृत करते हैं। अदरवाइज एक पॉलिटिकल ग्रास रूट पॉलिटिकल के रूप में इनकी बहुत अहमियत नहीं है, और उसी कारण आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा है। तो ठीक है, अगर फायदा सपोर्ट करने तो फायदा होगा, लेकिन अगर वो नेता बन जाते हैं तो एक और समस्या आएगी कि जिस तरह की के नेता अरविंद केजरीवाल हैं, तो उसमें है कि एक बयान में एक ही तलवार रह सकती है, एक जंगल में 2 शेर कैसे रह जाएगा। तो वहां भी एक समस्या होगी कि जो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी है तो वो भी इनको आम आदमी पार्टी में घुसने से वो जो फैक्टर है केजरीवाल जो अभी उपेंद्र जी ने कहा उससे सहमत है आपकी? वो अगर लड़ते तो चुनाव हार जाते, या उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम थी, 4 बार जो व्यक्ति जीता है, आप कैसे देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, अब उपेंद्र जी की बात को काटने से फिर दिक्कत ये होगी कि उपेंद्र जी नाराज हो जाएंगे। ये उपेंद्र जी का एनालिसिस है, उनको लगता होगा, उनको पंजाब की राजनीति का पता है कि वहां से वो हार जाते अगर वो चुनाव लड़ते, हवाई नेता हैं, ये उनका ओपिनियन है, उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 4 बार इस देश के अंदर लोग पॉपुलरिटी पे नहीं जीतते हैं। बड़े बड़े पॉपुलर लोग जो जमीन से जुड़े हुए उनका भी पत्ता साफ हो जाता है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है इस देश में कि 4 बार जो है एक एमपी को जिताएं सिर्फ इस पॉपुलरिटी पे कि वो अच्छा बोलता है। तो मुझे मेरा अपना ओपिनियन ये है, और मैं अवधेश जी की उपेंद्र जी की जो एनालिसिस है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं कि वो जो बातें करते हैं, लफाजी करते हैं, जमीनी नेता नहीं है, हवाई नेता हैं, और वो चुनाव में टिकट मिलता तो वो हार जाते हैं, वो उनकी एनालिसिस है। लेकिन उससे मेरा विरोध ये है कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ठीक, अवधेश जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है, और मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सुबुद्धि होती, जैसे मुझे आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने साहस किया
कि दूसरे दर्जे की पार्टी नहीं रखे, हम पहले दर्जे का हो, तो हुई कि नहीं हुई? हुई। शिवसेना से आगे निकल गई। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत किया तो वो पहले नंबर की पार्टी क्या सत्ता में आ गई। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को क्या हो जाता है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी ही बने रहना चाहती है। सिद्धू अच्छे नेता है, बुरे नेता है, धरातल के हैं, नहीं है, ये तो अलग प्रश्न इस पर हो सकता है। लेकिन आप अगर पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, नेताओं से वहां के बात करेंगे, तो ज्यादातर की दिली इच्छा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अकाली से अलग होकर के अपना अस्तित्व बनाए, सब जगह चुनाव लड़े, अगर जरूरत हो तो चुनाव के बाद गठबंधन करे। तो मेरा अपना मानना है कि सिद्धू ने त्याग पत्र देने के साथ, ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ बात बनी होगी, शायद वहां आम आदमी पार्टी के अंदर विरोध होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी समस्या थी कि उसको पंजाब में यद्यपि अकाली दल की अलोकप्रियता है, लेकिन उनको आम आदमी पार्टी को कोई विश्वसनीय नामी जिसकी लोकप्रियता हो ऐसा कोई सिख चेहरा आम आदमी के पास नहीं है। उसकी पूर्ति सिद्धू कर सकते थे। मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो भी अपना पत्ता नहीं खोल रहे, उसके पीछे कारण यह है कि शायद अंतिम भी उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अंततः कहीं न कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि त्याग पत्र भारतीय जनता पार्टी से दे दिया, राज्यसभा से दे दिया, भाजपा से नहीं दिया। तो अभी भी उनकी कोशिश यही है, मुझे लग रहा है कि अंतिम समय में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बातें मान जाए। हालांकि भाजपा मानने वाली नहीं है अब, क्योंकि अकाली दल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भाजपा के लिए अपने आत्मघाती इस समय साबित होगा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है इस समय कि सिद्धू को बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि वो बहुत गंभीर राजनेता साबित नहीं हुए, इसमें इतना तो मैं मानता हूं, क्योंकि लोकसभा में उनकी उपस्थिति 40% से ज्यादा रही नहीं है, तो बाकी कामों में लगे रहे। लेकिन लोकसभा में उपस्थित न रहने का मतलब कि जमीन पर उसने काम नहीं किया होगा, यह मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि उसके फंड जो हैं वो 80% तक खर्च हुए हैं, तो जाहिर है उस क्षेत्र में काम हुआ है तभी तो खर्च हुए हैं। उसके साथ लोग खड़े हैं, उनके लोगों ने अरुण जेटली के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसके कारण अरुण जेटली जीता हुआ चुनाव हार गए, तो कुछ ताकत तो है उस आदमी में। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल जो है वो जीरो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कमजोरी कई बार जो रही है वो रही है कि वो अपने साथी दलों के लिए वो जैसे लैला मजनू के मोहब्बत की तरह वो अपना बलिदान देती रही है मूर्खतापूर्ण में, और उसमें क्षति उठाती रही है। 3 राज्यों में विपुल मैं हमेशा आश्चर्य में रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों सन्निपात हो जाता है कि अकेले खड़ी नहीं होती है। वो 3 राज्य जो है, पहले हमको ये लगता था वो उसमें एक तो पंजाब, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो उसने अपने को थोड़ा खड़ा किया, लेकिन आंध्र में भी वो पिछलग्गू हो गई है और यहां भी पिछलग्गू हो गई है। तो सिद्धू तो यही बता रहा है कि इस पिछलग्गू से बाहर निकलो, अपने हिम्मत करो और मेरे हाथ में नेतृत्व दो, मैं तुमको जीत देके दिखा रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी की जो सिचुएशन है, क्या लग रहा है महत्वाकांक्षा है नवजोत सिंह सिद्धू की, या जिस तरीके से वो बातें बता रहे थे प्रेम है पंजाब के लिए, या उनको खुद अब उनको लगता है कि जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या वजह, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोई पॉलिटिक्स के अंदर अगर बातें ना करे, कमिटमेंट की, त्याग की, कुर्बानी की, तो उसको पूछेगा कौन? ये कहना तो ज़रूर पड़ता है। अब जनता उसमें कभी कभी स्वीकार करती है, कभी नहीं भी करती है। तो आज वो अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौका तो बीजेपी ने दिया उनका टिकट काट के, ये अलग बात है कि कंपनसेट किया राज्यसभा में, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि अभी भी राज्यसभा में जब गए थे तो अभी एक्सपेंशन हुआ था, अगर उनको मिनिस्टर बना दिया जाता तो हो सकता था कि ये स्टेप नहीं लेते वो। लेकिन सवाल है कि उनको अब राज्यसभा में, लोकसभा में मिला के 4 टर्म पहले भी रह चुके हैं, ये 5वां टर्म इनको मिलता, या 3 पहले रहे हैं, ये चौथा हो, जो भी हो, एक बार उपचुनाव में जीते हैं इसलिए मिला जुला के 4 हो जाता है। काफी बड़े समय तक वो रह चुके हैं, तो निश्चित रूप में पॉलिटिक्स में तो लोगों को अति महत्वाकांक्षा होती ही है। और सिद्धू जब देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग यूनियन कैबिनेट में आए जो उनके बहुत जूनियर सेलिब्रिटी थे और वो बड़े बड़े विभाग चला रहे हैं, तो उनको लगता था कि वहाँ उनका अपमान हो रहा है। ठीक, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
चेंज होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हम करेंगे जरा कश्मीर की। कश्मीर में आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंतनाग से आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की ओर मार्च कर रहे थे। इसकी वजह से जो है उनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसको, उन नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैसे, क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों को बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के अंदर सलाउद्दीन, हाफिज सईद की रैलियां हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करते हैं। पुष्पिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली टिप्पणी है, कई बार नज़रबंद किया जाता है गिलानी को, अब गिरफ्तारी हुई है, क्या कैसे देख रहे हैं? इसका कोई असर है, होगा कश्मीर पे, नहीं होगा? ये जो मार्च निकाला जा रहा था, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, एक चीज देखिए कि राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे के बाद लौट के आए हैं और कल राजनाथ सिंह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप जरा डिटेल में देखें तो उन्होंने एक चीज बहुत साफ कर दी है। अब वो कहा है, उन्होंने कितना जमीन पे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी थर्ड पार्टी से कोई बातचीत नहीं होगी। अब जब थर्ड पार्टी की बात होती है तो उसमें हुर्रियत ही होती है वो थर्ड पार्टी। और पाकिस्तान के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में जो बयान भारत की विदेश मंत्री का आया है वो बहुत सख्त बयान है। भारत जनरली पिछले कई सालों से इस किस्म की भाषा का उपयोग नहीं करता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात की है उसके बाद से जो रिस्पॉन्स आई है, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह का 2 दिन का दौरा और राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से साफ कर दिया है, उस हताशा और निराशा के बाद में आप देखें कि सैयद शाह गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक ने एक लंबी चौड़ी आज जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें तमाम सारी बातें, कब से वो डोगरा के राज के अंदर था, 1931 से था और हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए, और हम तमाम सब बातें उन्होंने कही हैं। इस पूरे स्टेटमेंट में एक चीज नजर आती है कि जैसे जैसे भारत सरकार का स्टैंड टफ होता जा रहा है, उन्होंने साफ किया है कि वहां का जो अवाम है उसकी तमाम कोशिश होगी कि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो, लेकिन जो लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उसमें सेना को खुली छूट है। ये दोनों चीजें बहुत सख्त लहजे में कही गई हैं और ये जो भी कुछ हो रहा है मुझे लगता है उसके रिएक्शन में है। अगर ये जिस तरीके का इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है उससे भी लगता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि आप फेड आउट होने लगते हैं, उतनी जोर से चिल्लाते हैं तो मोमबत्ती जब बुझने की शक्ल होती है तो ज्यादा तेज लौ देती है। हुर्रियत की राजनीति हाशिए पे जा रही है। आप महबूबा मुफ्ती के लगातार के बयान देखिए, महबूबा मुफ्ती ने भी जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा है, अंदर लोगों से बात की है, तो उनको कहीं से अब सपोर्ट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में नहीं मिल रहे, पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन में सपोर्ट नहीं मिल रही, इस्लामिक देशों में नहीं मिल रही है। इसी तरीके से हुर्रियत विद इन कश्मीर में जो है अलग थलग पड़ रहा है, जिसके चलते आज ये हुआ है। और ये जो गिरफ्तारी और हिरासत दोनों में फर्क है, उनको हर बार नजरबंद किया जाता था घर के अंदर, उसकी उन्होंने खिलाफवर्जी की जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो माहौल कश्मीर में बन रहा है, जिस तरीके की हम दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान व जम्मू कश्मीर के अंदर जो 92 या 90% इलाका है, वहां लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के साथ रहने में बात कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की आजादी नहीं चाहिए। उससे भी इन हुर्रियत के लोगों की जो एक मुलम्मा खड़ा किया हुआ था पिछले कई सालों से कि यही सबसे ज्यादा बड़े कश्मीर के बेवकूफ हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए इनकी गिरफ्तारी को मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार के टफ स्टैंड के चलते है। कोई मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता कि अगले कुछ दिनों में आसिया अंद्राबी, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक को पकड़ा जाए, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको बंद करके यहां जैसलमेर की जेल में रखें तो ज्यादा इनको ठंडक मिलेगी और ज्यादा कश्मीरियत इनको याद आ जाएगी। चलिए अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद करें? आसिया अंद्राबी जो कि हाफिज सईद को फोन करती हैं, रोती हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी आने वाले दिनों में? और कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? इस समय भविष्यवाणी करना थोड़ा कठिन है जब तक हो ना जाए तो, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आसिया अंद्राबी पर जब पहले भी केस हुआ, यहां तक कि हैदराबाद के कुछ ऐसे लड़कों से संपर्क की भी उनकी बातें सामने आई जो कि आईएसआईएस से संपर्क रख रहे थे, तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, पाकिस्तान दिवस मनाया, सब कुछ किया है, नहीं हुई। देखिए, सैयद अली शाह गिलानी की गिरफ्तारी एक संकेत जरूर है कि सरकार आतंकवादियों, अलगाववादियों, इनके समर्थकों के साथ किसी प्रकार की मुरव्वत बरतने नहीं जा रही है।
लेकिन देखना यह होगा कि इनको किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मैंने पूरी खबर देखी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको अगर गिरफ्तार करना है, हम लोग हिरासत में लिया गया अभी FIR नहीं, खबर आ रही है गिरफ्तारी की, ये था कि हाउस अरेस्ट का वायलेशन कर रहे थे। हाँ, तो वो गिरफ्तारी का है कि भाई वो उसका आप हाउस अरेस्ट है तो घर से बाहर मत निकलिए, ये जुलूस या कुछ निकालना चाह रहे थे, तो उसके बाद उनको हिरासत में लेना और गिरफ्तारी दोनों में अंतर है। हिरासत में लिया गया है तो ये तो साधारण सी बात है, लेकिन मैंने जो खबर देखी उसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी है। अगर गिरफ्तारी है तो ये थोड़ा बड़ा कदम है सैयद अली शाह गिलानी की, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार अगर एक बार हिम्मत करे तो उस हिम्मत से खरी हो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, जैसे अब गृह मंत्री के बयान की पुष्पेंद्र जी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उसी गृह मंत्री ने एक बार कह दिया कि पायलट्स गन का उपयोग से बचें जो है। अब सवाल यह है कि पत्थर खाएं और पायलट्स गन को भी न चलाएं तो क्या करें वहां सेना? गुलाब के फूल पत्थर करें क्या वहां फ्लावर गन लेकर चलाएंगे क्या? तो सवाल यह है कि कई बार सरकार कि इस सरकार को भी मैंने देखा है कि कई बार एक बार स्टैंड करा ले करके आगे बढ़ते हुए कई बार फिर अपने स्टैंड में नरमी लाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैं इस सीमा तक नहीं जाऊंगा जिसमें मैं मान लूं कि देशद्रोह के आरोप में, भारत के खिलाफ युद्ध करने के आरोप में, आतंकवाद को समर्थन करने के आरोप में, भारत को तोड़ने के आरोप में, संप्रभुता पर प्रश्न चलाने के आरोप में इन अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर हो जाती है तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा, देश में इसका वातावरण है, लेकिन समय की हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि वाकई गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है। लेकिन इतना साफ हो गया है कि भारत सरकार हुर्रियत को जितना पूछती थी उसके कारण उनका महत्व घाटी में बढ़ता था, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती थी, लगता था कि नहीं इनका कुछ महत्व है। अगर भारत सरकार उनको महत्व देना बंद कर दिया है तो इससे उनके समर्थकों की संख्या धीरे धीरे घटेगी, और महत्व देने के साथ साथ उनको महत्वहीन भी बनाने की कोशिश अगर करनी है तो फिर जरा बुद्धि से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय पूरी पॉलिसी है कि 1990 के दशक में कश्मीर को खींच के ले जाओ, वहां हिंसा और अराजकता का वातावरण पैदा करो और दुनिया में फिर चिल्लाओ कि देखो भारत कैसे कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो स्टैंड लिया है पिछले 15 दिनों के अंदर, वो हैरत में डालने वाला स्टैंड था। और आज ही मैंने खबर देखी कि इस्लामाबाद में, मैं समझता हूं कि ये 24-25 साल के बाद ही हुआ होगा, 92-93 के बाद का ही होगा, कि हिजबुल मुजाहिदीन की बड़ी रैली हुई है जिसमें सैयद सलाहुद्दीन ने भाषण भी दिया है। तो भारत सरकार को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि इन अलगाववादियों के और आतंकवादियों को लगे कि पाकिस्तान उनके पीठ पर खड़ा है। शकील साहब, आपको लग रहा है कि जो अभी बात अवधेश जी कह रहे थे कि देशद्रोह और तमाम देश के ऊपर हमला करने जैसे धाराओं में आपको लग रहा है कि मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वो आशिया अंद्राबी हो जो कि बात कर रही हैं हाफिज सईद से, चाहे गिलानी हो, मीरवाइज उमर हो, ये तमाम लोगों के खिलाफ ऐसी स्थिति आती दिखाई दे रही है आपको? अवधेश जी ने सारी बात तफसील से बताया आपको। अब उसमें प्रश्न इतना ही है कि आपकी इच्छा, हमारी इच्छा, देश की इच्छा क्या है, और सरकार वहाँ अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक क्या कर पाती है। तो हमारी इच्छा, आपकी इच्छा और देश की इच्छा तो वही है कि सख्ती के साथ निपटा जाए, परंतु हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वहाँ ये सरकार बहुत तेज़ी से, बहुत मुस्तैदी से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन कुछ लेगी। इसलिए कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के पहले आप देखिए, ये पार्टी ने के नेताओं ने जिस तरह से, बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान को एक टारगेट करके जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल खड़ा किया था, उसके बाद मोदी जी पंजाब में उतर जाएंगे और शादी में शिरकत करेंगे, वो देश के जनता के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था वो एकाएक। तो वो डिप्लोमेसी की मजबूरी थी, हम ही नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी का वो स्टैंड सही था, गलत था, हम गलत तो मानते नहीं है, जो डिप्लोमेसी होगी उनको किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी हमारी इच्छा जो भी हो, देश की इच्छा हो, कश्मीर की डिप्लोमेसी उनको एक्शन लेने पे मजबूर करेगी उसी प्रकार का। और हमको लगता है कि अभी हाउस अरेस्ट थे, उसके बावजूद वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिरासत में ले रहे हैं,
उन पर देशद्रोह या दूसरे टाइप के जो मुकदमे चलने चाहिए, चलाने चाहिए, होने चाहिए, उसका भी हमको कोई स्कोप नहीं लग रहा। वजह क्या लगती है आपको कि कोई मतलब इस तरह का सख्त संदेश कोई भी सरकार हो अब तक हुर्रियत के खिलाफ नहीं ले पाई है, कोई स्टैंड नहीं ले पाई? नहीं, कई बार वहाँ पर देखिए पहली सरकारों का तो ये था कि हुर्रियत को इसलिए उनको लिफ्ट दिया था या आगे बढ़ाया था कि हुर्रियत के साथ कभी टॉक करके वो ऑफ करना चाहते थे पाकिस्तान को। ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट था कि पाकिस्तान से इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ना बात करके लोकल इंटरनल अपने लोगों से हम बात कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं, इस तरह का डेमोक्रेटिक वे लिया गया था। लेकिन अब चूंकि हमारा स्टैंड है कि हम पाकिस्तान से ही बात करेंगे और हुर्रियत बीच में इस दिन, इतने दिन के बाद भी ये अपने आप को ये पिक्चर नहीं दे पाई कि देश के कानून और देश के मुताबिक वो कोई एक्ट कर सके। ठीक, इसलिए हुर्रियत को तो निश्चित रूप से जो एक्ट करना चाहिए और स्ट्रांगली उसको महत्वहीन बना दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। चूंकि तब वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या एनसी हो, ये डेमोक्रेटिक पार्टियां ही वहाँ का मसला का सॉल्यूशन है। उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस कदम को? आज तो देखिए जो गिरफ्तारी हुई है तो हमें लगता है कि सरकार को वहाँ जो स्थितियाँ बदल रही है तो उसमें एक कोई परमानेंट स्ट्रेटजी ही बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ रोज़ कुछ बदलती है और हमारे पास पिछले 25 साल या 26 साल का पूरा अनुभव है कि कैसे उसको डील किया जाए। ये समस्या इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है, हमको इसके साथ अभी बहुत दिनों तक और रहना इसी तरह की समस्याओं का सामना करते हुए। तो ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, पहले समझना पड़ेगा कि है क्या। ये 1987 में जब चुनाव हो रहा था तो उसमें इसने हिस्सा लिया था जी, और सत्ता के सबसे प्रबल दावेदार यही था। लग रहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कुछ पार्टियां मिला करके फ्रंट बनाया गया था। लेकिन 87 में जो चुनाव हुआ उसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व वाली, इन दोनों ने आपस में गठबंधन किया और उसमें भारी बंगलिंग हुई। संजोग से मैं उस समय जम्मू में था, जब जिस रोज वोट पड़ रहा था, मैंने अपने आंख से देखा, जब मैं ठहरा हुआ था जिस जगह, वहाँ पर 4 बूथ थे। कैसे पैंथर्स पार्टी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं उनको कैसे खदेड़ दिया गया और पुलिस ने खदेड़ा और पुलिस ने ठप्पा लगाया और उसके वर्कर्स ने लगाया। तो उसके बाद से ही आतंकवाद शुरू हुआ। 87 का जो आप ये कह रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चूंकि चुनाव लड़ने वाले पार्टियों का फ्रंट साहब, फिर बाद में ये है जो कि चुनाव विरोधी हो गया। तो वहाँ है कि अलग अलग एक्टर्स हैं, कुछ है जो कि घोषित रूप से आतंकवादी है और ये घोषित रूप से आतंकवादी नहीं है, ये मॉडरेट है। तो कुछ मॉडरेट को एक बफर के रूप में इस्तेमाल भारत सरकार करती रही है। तो आपने कहा ना कि इसको कैसे क्या है, तो इसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है जो ट्रीटमेंट जो घोषित रूप से आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। हालांकि ये लोग में कुछ आपस में बहुत सारे इशूज पर लोग एक भी हैं, कुछ कुछ जो इशू हैं उसमें दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर की समस्या बहुत ही जटिल है और जितनी समस्या जटिल रहेगी उतने ही उसका समाधान भी जटिल रहेगा। तो ये है कि उसमें है कि बहुत ऐसा करो कि थक जाए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा होती है, तो उसी के तहत सब किया गया। चलिए छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत लौट रहे हैं। इस विषय पे आपको लगता है कि ऑन एयर घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर और खासतौर से जो गिरफ्तारी हुई है शहीद अली शाह गिलानी की, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, एक तो अभी जो उपेंद्र जी ने कहा उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और दूसरा मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने संदेश देने की बात कही थी, राजनाथ सिंह का आपने उदाहरण दिया, तो क्या यही कोशिश है जिसकी वजह से आज भी एक खबर आई है कि जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की, वहाँ पे जितने अधिकारी हैं उनको ये स्पष्ट किया गया है आप अपने बच्चों को जो है वहाँ के स्कूल में ना भेजें, उनको वापस हिंदुस्तान भेजें, सुरक्षा को लेके खतरा है। तो ये भी क्या एक मैसेज देने की कोशिश है पाकिस्तान को?
नहीं, देखिए, पिछले दिनों भारतीय उच्चायुक्त के सामने बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं और कश्मीर के मामले को लेकर के वहां जो उत्तेजना पैदा की गई है वो तमाम सारे लोग हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न है। आज से 15 दिन पहले वहां की सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लामाबाद के अंदर रैली सैयद वो सलाउद्दीन निकालेगा, इस्लामाबाद में निकालेगा, जो पूरी दुनिया जानती है कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का वो अध्यक्ष है, अगर अवधेश जी ये बात कह रहे हैं कि वहाँ एक बड़ी रैली निकाली गई है और वो एक लंबे समय के बाद इस्लामाबाद उनकी राजधानी में निकाली गई है और ये तमाम सैयद जो सलाउद्दीन है इसके बारे में कौन नहीं जानता, ऐसे में आप मुझे बताइए ये मुमकिन होगा कि जिस मुल्क को वो दुश्मन मानते हैं, जिस मुल्क के साथ वो युद्ध करने की बात कर रहे हैं, जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं, वहां हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स के मासूम छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके साथ कब क्या हो जाए, जो मुल्क अपने ही देश के मुसलमान बच्चों के साथ में, अपने ही देश के बच्चों के साथ में ये हाल करता हो कि बंदूकधारी घुसते हो, 100 बच्चों को मार देते हो और उस मुल्क के अंदर एक दिन भी ब्लैक डे नहीं मनाया जाता हो, ऐसे में भारतीय बच्चे जो उनके दुश्मनों के बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी की गारंटी क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक तो वो कंसर्न है और भारत सरकार ने अगर ये किया है तो मैं ये मानता हूं कि डिप्लोमेसी में स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। हो सकता है कि जिस किस्म के हालात बन रहे हों आखिर के अंदर दोनों मुल्कों के बीच में ये रिश्ते उस तक न पहुंच जाएं कि जब दोनों मुल्क एक दूसरे के सफीर को वापस बुला लें। तो सिक्योरिटी के कंसर्न की बात वहां से शुरू हुई है, हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ी है, कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि हाई कमिश्नर की सेफ्टी के चलते उसे भारत बुलाना पड़े। तो ये उस दिशा में बढ़ते हुए मुझे कदम नजर आ रहे हैं। अवधेश जी, आपको लग रहा है कि क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्या भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको? अगर इसी तरह की अगर बातचीत होती रही और इसी तरीके का समर्थन हाफिज सईद को वहाँ के प्रधानमंत्री देंगे, सलाउद्दीन को समर्थन देंगे, ब्लैक डे उनके कहने पे मनाएंगे, कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीर की आज़ादी की बात करेंगे, तो क्या हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि देखिए युद्ध जो है वो तो बिल्कुल अंतिम स्थिति होती है, इसलिए युद्ध तो शायद, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि भारत के साथ युद्ध हो, क्योंकि मालूम है कि अगर युद्ध होगा तो इस बार आर पार की अब लड़ाई होगी। ये नहीं होगा कि आप शिमला की तरह एग्रीमेंट करके और आपके सेनाओं को वापस किया जाएगा। दूसरी स्थिति है कि पाकिस्तान जिस संग से अपने पश्चिमोत्तर एरिया में पूरा उलझा हुआ है उसमें वो पूरा के पूरा सेना को वहां से उठा के अंदर लाएंगे और फिर आतंकवादी क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो स्टैंड नवाज शरीफ ने पिछले 16 दिनों के अंदर लिया है वो हमको 1990 के दशक की याद दिलाती है कि पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता जब भी संकट में आती रही है, कश्मीर को मुद्दा बना के भारत विरोधी राग उगल के वो समर्थन पाने की कोशिश करते रहे हैं। और चूंकि एक मनोवैज्ञानिक असर नवाज शरीफ पर है कि एक बार सेना ने उनकी सरकार पर को बर्खास्त करके कब्जा किया हुआ है, उनको देश से निर्वासित किया गया हुआ है, इसलिए उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक भय हमेशा कायम रहता है कि कहीं सेना फिर उसी प्रकार से ना कर दे। और चूंकि सेना इस समय जो है वहां जिसको बोलते हैं कि एकदम से स्टीयरिंग व्हील जो है वो स्टीयरिंग गियर जो है सेना के हाथ में है, तो नवाज शरीफ ने ये दबाव में आकर के जब देखा कि हमारे विरुद्ध वातावरण बन रहा है तो ये दिया है, लेकिन वो सीमा से आगे चले गए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हम उस समय की कल्पना कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में। तो मैं युद्ध की बात तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया सुषमा स्वराज के माध्यम से। लेकिन जो एक बात यहां स्पष्ट करना, जो हम लोग कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर की समस्या तो आजादी के समय से है। 48 में जो है आपने कबायलियों के माध्यम से हमला करवाया। ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, इनके अलग अलग पार्टियां हैं, इन सब नेताओं की अपनी अलग अलग पार्टियां हैं, जो पार्टियां पाकिस्तान में मिलने में या आजादी में विश्वास करती रही हैं। तो इन लोगों ने देखा कि भाई हम लोग मिलके क्यों न एक लड़ाई लड़े, तो 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने बनाया और तब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है अपना काम कर रही है। लेकिन हुर्रियत, मैं ये कहना कि रिगिंग के कारण यहां ये समस्या हो गई, तो वो चूंकि वो समस्या पहले से है, वो समस्या पाकिस्तान की पैदा की हुई समस्या है, तो रिगिंग के कारण कुछ लोगों के अंदर असंतोष हुआ होगा, जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ। 15 साल की भारत की राजनीति ऐसे रही है 1991-92 के पहले, जबकि भारत में जगह जगह पोल में रिगिंग होती थी, जबकि बूथ लूटे जाते थे, तो वो कश्मीर में भी रहा होगा।
लेकिन उसके कारण अलगाववाद पैदा हो गया है। ये सही नहीं है। अरे उसी साल हुआ ना, 87 में हुआ, 88 से शुरू हो गया है। स्वीकार करना वो उचित नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो पार्टियां सब चुनाव लड़ रही थी 87 में, पाकिस्तान की ओर से उसकी ट्रेनिंग वो सब है, लेकिन इंटरनल कारण भी होता है। जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, किस ढंग से उनकी पॉलिसी बनी है, कैसे ISIS को एक्टिव किया है, कैसे पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब में दोनों जगह उन्होंने कश्मीर और पंजाब दोनों जगह आतंकवाद को बढ़ाया दिया गया है। यह एक इतिहास है, इसलिए इसको उसी रूप में हमको देखना है। और उसी रूप में ये हम आज कह दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसके कारण पैदा हो गई। में बना, बोल रहे हैं कब हुआ है? 1990 में बहुत बड़ा देखा गया था। पाकिस्तान की देन थी ये, केवल वहां पे ये कह देना पोल समस्या ही पाकिस्तान की देन है। 1948 बुला करके अपने हाथ शरण दी है उसे 1990 के। देखिए वो तो कर ही रहा है, उसमें दो मत नहीं है। जो कारण है पोल लगेंगी थी तो उत्तर प्रदेश में अलगाववाद पैदा हो गया क्या? देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी थी शीत युद्ध के दौरान, उस समय अमेरिका का समर्थन था। जैसे अफगानिस्तान में भी अलगाववाद हुआ, आपको नहीं लग रहा है? मस्जिद का विध्वंस क्या था, वो भी तो अलगाववादी घटना थी। अलगाववाद प्रदेश में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ। बिहार में नक्सलवाद या झारखंड में नक्सलवाद है। विषय को आप अलग ले जा रहे हैं। अलग नहीं ले जा रहे हैं, आप हैं जो कि टोटलिटी में समस्या को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान देखिए। हम लोग समस्या तो असम में भी हुई है, 4% लोग वोट डालता था। चले शकील साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी तरफ से संक्षेप में, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं। देखिए अब मत सहमत रहिए, अभी आपकी आप अगर सच्चाई यही है। कश्मीर से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, नहीं कहीं से कुछ हुआ। चलिए आप अपने बात तो खींच देखिए, लीजिए। कश्मीर का मामला जो है और पाकिस्तान दोनों अलग किया ही नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं कई बार, कश्मीर के इश्यूज पर भी, एक बार 48 में और फिर 65 के बार भी कश्मीर ही का मेन इशू रहा है। अवधेश जी की बात से हम पार्टली सहमत भी हैं। इश्यूज तो अलग अलग हैं, अलग अलग एनालिसिस करने का तरीका भी है जी। लेकिन सवाल है कि कश्मीर में सबसे बड़ी सक्सेस हमारी ये है कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ऑन रखा है वहाँ पर, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ चल रही है। अब रहा कि हम थोड़ी सी और उसको आगे बढ़ाएं। आज के नौजवान जो वहाँ के हैं वो कंपेयर कर रहे हैं मुजफ्फराबाद और हिंदुस्तान और दिल्ली। आज कश्मीर का नौजवान यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सेकंड आ रहा है। आप भारत के प्रति उसका विश्वास बढ़ रहा है। अब उनको कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं ये हमारी ड्यूटी है। और जितना टेररिस्ट है या जितने अलगाववादी शक्तियां हैं उनकी तुलना में शांतिपूर्ण भारत के साथ रहने वाले लोगों की ताकत और संख्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ज्यादा है। अब कश्मीर के पास कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के पास कोई इशू नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं मुशर्रफ। यू टर्न सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उनके सर पर मंडला रहा है। फिर नवाज शरीफ इसलिए कर रहे हैं कि मुशर्रफ जिस तरह से उनके सर पर सवार हो गए थे, आज फिर सेना उनके सर पे मंडला रहा है, कहीं उनकी सरकार को टपल नहीं कर दिया जाए। इसी के लिए वो सारे नाटक, सारे इशू, सारे कश्मीर आलाप कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जय टीवी। नमस्कार।